Now we're starting chapter number 3, that is trade finance. ट्रेड फाइनेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो ट्रेड को फाइनेंस कैसे करते हैं, लेकिन लाइक गुड्स को सेल करना और गुड्स को परचेज करना, इन ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करना. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन ट्रेड फाइनेंस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड फाइनेंस. ठीक है, देखो ट्रेड फाइनेंस होता क्या है कि जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेलर को फाइनेंस करना कि वो गुड्स को सेल कर पाए, या अगर कोई गुड्स का बायर है तो हमने उसको क्या करना है, उसकी ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करना है ताकि वो सेलर को पे कर पाए. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड फाइनेंस इज. तो ट्रेड फाइनेंस दो पर्सपेक्टिव से हो सकता है, फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव. ओके, एंड ट्रेड फाइनेंस में हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फाइनेंस बिकॉज इट इज लेस रिस्की. लेस रिस्की क्यों है? बिकॉज हम एक फाइनेंस ट्रेड को फाइनेंस कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा स्टॉक के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो हमारा रिस्क जो है कम हो जाता है. नाउ ट्रेड फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड में दो तरह के होते हैं, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट. प्री शिपमेंट क्या होता है? जो भी ट्रांजेक्शन जो है हमारी शिपमेंट करने से पहले रिलेटेड है, लाइक गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, रॉ मटेरियल को खरीदना, गुड्स की शिपमेंट को अरेंज करना. शिपमेंट से पहले की सारी एक्टिविटीज हम फाइनेंस करेंगे इन प्री शिपमेंट फाइनेंस. एंड देन देर इज पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की गुड्स अगर हमने शिप कर दी है उसके बाद हम अपनी रिसीवेबल को जब कैश कर लेते हैं विदाउट गेटिंग द मनी फ्रॉम इम्पोर्टर, दैट इज आर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस. तो दो तरह के फाइनेंस होते हैं ट्रेड में, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट. अब हम देखते हैं कि जनरल कंसिडरेशन, कभी भी जब बैंक आपका ट्रेड फाइनेंस करने जाएगा उसकी जनरल कंसिडरेशन क्या होंगी. नॉर्मली बैंक क्या क्या चीजें देखेगा, या अगर आप ट्रेड फाइनेंस लेने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए कि हाँ ट्रेड फाइनेंस लेने से ये फायदा हो सकता है. देखो सबसे पहले क्या होगा, फाइनेंस अगर आप लेते हो इट कैन इंक्रीज योर सेल. इफ यू आर अ सेलर ऑफ द गुड्स एंड आपने अपनी ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करा लिया तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बायर को बेटर क्रेडिट टर्म ऑफर कर सकते हो. एंड जब आप उनको बेटर क्रेडिट टर्म ऑफर करते हो तो यू आर इन अ पोजिशन वेर यू कैन चार्ज more from them because you're giving them something extra, you're giving them credit terms, right? तो वहां पे आपकी सेल भी इंक्रीज हो सकती है बिकॉज जब आप क्रेडिट टर्म्स ऑफर करोगे तो मोर पीपल विल कम टू बाय फ्रॉम यू. एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो चार्ज एक्स्ट्रा, सो फर्स्ट थिंग दैट you can consider is that it will make your sale. Second, financing cost. Now of course if you're going to finance the transaction it will increase the cost because इनिशियली व्हाट द कॉस्ट वर गोइंग टू बी कि आपका रॉ मटेरियल होने वाला था, आपका लेबर का कॉस्ट होने वाला था, शिपमेंट का कॉस्ट होने वाला था. बट नाउ इट हैज एन एडिशनल फैक्टर इंक्लूडेड इन इट, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन द ट्रांजेक्शन. आपके जो ट्रांजेक्शन के ऊपर आपने फाइनेंस करा उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा. सो फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड होगी तो यू शुड कंसिडर कि हाँ मेरी जब मैं बायर को रेट कोट करूँ उसमें मैं इंटरेस्ट को कंसिडर करके करूँ. फाइनेंसिंग टर्म्स, फाइनेंसिंग टर्म्स में भी कि आप जो भी फाइनेंस करवा रहे हो ट्रांजेक्शन, राइट, उसमें आप कितने टाइम के लिए करवा रहे हो, बिकॉज जितनी टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो फाइनेंस का तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अकॉर्डिंग होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अकॉर्डिंग होगा. तो आपको टर्म भी देखना चाहिए कि आप कितने टर्म के लिए फाइनेंस करवा रहे हो. एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि आप जिस पर्सन को बेचने के लिए आप अपना ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करवा रहे हो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है. अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो भी हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट करते हैं. दे ऑल्सो चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर एंड दे इवन चेक आर क्रेडिट वर्दीनेस बिकॉज वो हमें फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्टेप एडिशनल लेके वो बायर का क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करने जाते हैं. तो बेसिकली बैंक्स क्या देखते हैं, दैट कैन द एक्सपोर्टर परफॉर्म. अगर बैंक किसी पर्सन का ट्रेड फाइनेंस कर रहा है तो वो देखते हैं कि ये पर्सन गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा. एंड देन इम्पोर्टर, इम्पोर्टर जिस पर्सन को वो पे कर रहा है, जिस पर्सन को वो सेल कर रहा है वो पर्सन कल को पे कर भी देगा या नहीं कर देगा. ओके, सो दीज आर द जनरल कंसिडरेशंस दैट आर चेक बिफोर फाइनेंसिंग एनी ट्रांजेक्शन. अब हम देख लेते हैं ट्रेड फाइनेंस करने के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं. देखो सबसे पहले क्या है कि ट्रेड फाइनेंस हमारा इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का हो सकता है कि मैं एक एक ट्रांजेक्शन करके फाइनेंस करवा लूँ कि मेरे को एक पर्टिकुलर 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर आया,
इसको मैंने फाइनेंस करवा लिया, फिर मुझे एक अगला ऑर्डर आ गया, मैंने उसमें करवा लिया। या हो सकता है आप एक सीरीज ऑफ रिवॉल्विंग ट्रांजेक्शन, आपको पता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द ईयर एक्सपोर्ट चलता रहेगा, आपके काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, एंड आपके मंथ में लाइक 2025 आप पार्टीज को आप एक्सपोर्ट करते हो, राइट? तो उसमें क्या होगा कि आप बार बार फाइनेंस नहीं करवाने जा सकते, यू कैन इवन गेट अ रिवॉल्विंग ट्रांजेक्शन फाइनेंस, कि आपका बैंक के साथ डील हो गया कि आपकी जो भी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होगी दे विल फाइनेंस, या अगर आप एक्सपोर्ट कभी कभार करते हो तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फाइनेंस हो सकती है। Now, another important feature of trade finance is that it is self-liquidating. How it is self-liquidating? देखो, जब आप फाइनेंस कराते हो एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन को, बैंक क्या करेगा? बैंक आपको पहले ही पैसे दे देगा। अब जब आपने एक्सपोर्ट करा तो आप क्या करोगे? आप डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एक्सपोर्ट करा बैंक को डॉक्यूमेंट दे दोगे, एंड उसकी जो पेमेंट आएगी वो बैंक के पास आएगी, बैंक अपने पैसे एडजस्ट करके आपको बाकी के पैसे वापस दे देगा। सो इट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी, बैंक को उसके पैसे वापस चले जाएंगे अपने आप, एंड बाकी के जो पैसे होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। सो बैंक के लिए भी ये इजी रहता है, राइट? एंड थर्ड इज की द एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल। बैंक का कंट्रोल काफी ज्यादा रहता है इन ट्रांजेक्शन के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बैंक फाइनेंस करता है ट्रांजेक्शन को, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कस्टमर है वो अपना नॉर्मल बिजनेस करता है, हमने ईएमआई फिक्स करी है या हमने रीपेमेंट टर्म फिक्स करी है, वो हमें उस अकॉर्डिंग पे करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट की पेमेंट आते ही बैंक कैन कलेक्ट इट्स पेमेंट, राइट? तो एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हियर इट इज हायर, राइट? एंड गारंटीड पेमेंट होती है, बिकॉज जैसे ही आपने एक्सपोर्ट करा है तो आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो आपको पता है कि उस पर्सन से पेमेंट आ रही है, एंड उसके लिए बैंक ऑलरेडी अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस तो कर ही चुका है, दैट ही हैज चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बायर। तो गारंटीड पेमेंट एंड कंट्रोल जो है बैंक के लिए इन ट्रांजेक्शन को लेस रिस्की बना देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग कैपिटल लोन्स। जो हम ट्रेड फाइनेंस देखेंगे, इसमें जो प्री शिपमेंट फाइनेंस होता है दैट इज सिमिलर टू द वर्किंग कैपिटल लोन्स। व्हाई? बिकॉज आप जो लोन ले रहे हो, आप एक्सपोर्ट के लिए ले रहे हो, लेकिन आप कौन सी नीड्स आप यहाँ पे फुलफिल करा रहे हो? अपनी वर्किंग कैपिटल, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, आप वो बैंक से ले रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है वो प्री शिपमेंट फाइनेंस में कवर हो जाता है। एंड इसमें तीन तरह की चीजें आप फाइनेंस करवा सकते हो, राइट? थ्री मेजर कॉस्ट। देखो, जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे, आपकी लेबर कॉस्ट लगेगी, आपका मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट लगेगी, इन्वेंट्री की इंश्योरेंस कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी कॉस्ट जो है आप क्या करवा सकते हो? फाइनेंस करवा सकते हो इन प्री शिपमेंट फाइनेंस। एक और टाइप का फाइनेंस होता है दैट इज द टर्म फाइनेंसिंग फॉर फॉरेन बायर। अब ये क्या फाइनेंस होता है कि जो जिस कंट्री से आप सामान खरीद रहे हो, मींस एक्सपोर्टर की कंट्री, वहां की गवर्नमेंट क्या करती है? वहां की गवर्नमेंट आपको क्रेडिट ऑफर करती है। नाउ व्हाई विल दे ऑफर द बायर क्रेडिट? देखो, जो बायर है उसको अगर क्रेडिट ऑफर करेंगे तो ही विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड परचेजिंग फ्रॉम दैट कंट्री, बिकॉज उसको वहां से क्रेडिट टर्म्स भी मिल रहे हैं, राइट? तो उससे क्या होगा? उनके एक्सपोर्टर की सेल बढ़ेगी। तो एक्सपोर्टर की कंट्री की गवर्नमेंट इंपोर्टर को क्रेडिट ऑफर करती है ताकि उनका एक्सपोर्ट, उनकी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़े। अब इसमें फायदा किस किस को होता है? एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो गया कि उसको कैश ऑन डिलीवरी मिल गया, इंपोर्टर को बेनिफिट हो गया कि उसको क्रेडिट टर्म्स ऑफर होगी, बैंक, जो बैंक फाइनेंस करा उसको क्या फायदा? उसको गारंटी मिल गई, बिकॉज ये फाइनेंस किसने ऑफर करा है? ये गवर्नमेंट ने ऑफर करा है। तो इन केस डिफॉल्ट होता है तो हु विल बेयर द लॉस? द गवर्नमेंट विल बेयर द लॉस, बिकॉज बैंक ने तो फाइनेंस गवर्नमेंट के कहने पे करा है, राइट? तो तीनों पार्टीज को इसमें क्या है? फायदा होता है। एंड इस केस में नॉर्मली ट्रांजेक्शन वर्क कैसे करता है? हम चाहे फाइनेंस करें इंपोर्टर के नेम पे कि मैंने इंपोर्टर को फाइनेंस दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे ही इंपोर्टर ने परचेज करा, हमने उस ट्रांजेक्शन की जो पेमेंट एक्सपोर्टर को जानी थी वो हमने डायरेक्टली एक्सपोर्टर को कर दी पेमेंट। सो पेमेंट भी क्या है? डायरेक्टली एक्सपोर्टर के पास चली जाती है। सो दिस इज व्हाट टर्म फाइनेंसिंग फॉर फॉरेन बायर इज, कि आप अपने फॉरेन बायर जो आपके हैं उनको फाइनेंस कर रहे हो। कौन करता है? गवर्नमेंट। ना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आर एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस भी दो तरह के हो सकते हैं, वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, द बायर साइड एंड सेलर साइड। नाउ द सेलर साइड इज एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस एंड द बायर साइड इज इंपोर्ट ट्रेड फाइनेंस। अब हम देखो इनके फायदे देखने वाले हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड,
सेलर का ट्रेड फाइनेंस होने से क्या फायदा, उसका कैश फ्लो इंप्रूव होएगा। देखो अगर उस पर्सन ने सेल कर दिया है एंड देन आप उसको फाइनेंस कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ही हैज सोल्ड ऑलरेडी, तो उसमें उसका जो रिसीवेबल है वो जल्दी लिक्विडेट हो गया, राइट। या अगर आप उसका सामान मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे उसको फाइनेंस कर रहे हो तो आप उसकी वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल कर रहे हो, उसकी कैश फ्लो मैनेजमेंट आप इंप्रूव कर रहे हो। तो फर्स्ट बेनिफिट दैट ऑब्वियसली इज दैट द कैश फ्लो विल improve. Second is that he can offer better credit terms, right? Because जब पर्सन की खुद की कैश फ्लो पोजीशन जो है वो सही हो रखी है, राइट, तो वो क्या कर सकता है, वो क्रेडिट टर्म्स ऑफर कर सकता है। एंड क्रेडिट टर्म ऑफर करने से भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेल इंक्रीज होगी एंड यू कैन चार्ज हायर प्राइस। अब सिमिलरली इंपोर्टर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, देखो इंपोर्टर जो है उसका भी कैश फ्लो इंप्रूव होगा, बिकॉज वो भी एक्चुअली कैश पे किए बना अपनी कैश पोजीशन हिलाए बिना वो अपने बायर को अपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर सकता है, तो उसका कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, राइट। सेकेंड इज दैट ही कैन मेक पेमेंट बिफोर द गुड्स आर शिप्ड, राइट। जब उसको गुड्स रिसीव हुए हैं तो उससे पहले भी आप एक्सपोर्टर को पेमेंट कर सकते हो थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। एंड जब आपके पास गुड्स रिसीव हो गए हैं, आपके सेलर को तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि आप अपने गुड्स आराम से सेल कर सकते हो एंड देन यू कैन पे टू द बैंक बैक, बिकॉज आपके एक्सपोर्टर को तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट एट साइट आप ऑफर कर सकते हो। आपको नेगोशिएशन में एडवांटेज आता है कि आप क्योंकि क्रेडिट मांग नहीं रहे हो तो आप कहते हो कि हम आपकी कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्राइस में बेनिफिट मिलता है ऑफ कोर्स। एंड देन प्री शिपमेंट फाइनेंस, कभी कभार क्या होता है कि एक्सपोर्टर एडवांस पेमेंट मांगता है, तो उसमें भी अगर इंपोर्टर का ट्रेड फाइनेंस रहेगा देन ही कैन ऑल्सो पे इन एडवांस। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ import trade finance. Now फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, दैट वाज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड फाइनेंस। अब हम सेकंड देखने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्री शिपमेंट क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री शिपमेंट क्रेडिट क्या क्या चीजें कवर करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि मटेरियल्स खरीदना, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, पैकिंग की कॉस्ट, शिपमेंट की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो है प्री शिपमेंट में होती है। बेसिकली गुड्स को शिप करने से पहले जितनी भी आपकी कॉस्ट लगनी है उन सबको आप फाइनेंस करवाना चाहते हो, ठीक है। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है वो तीन तरह का हो सकता है। पैकिंग क्रेडिट, आप पैकिंग क्रेडिट हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। देन एडवांस फ्रॉम रिसीवेबल, एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कभी कभी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल होता है या और गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है, तो उसके अगेंस्ट भी आप एडवांस जो है वो ले सकते हो। एंड थर्ड इज एडवांस अगेंस्ट ड्राफ्ट, एडवांस अगेंस्ट ड्राफ्ट इज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उसके अगेंस्ट आप अपना डिस्काउंटिंग करवा सकते हो। पैकिंग क्रेडिट आपका फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी में भी हो सकता है। फर्स्टली वी डिस्कसिंग पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट होता क्या है, जब आपने गुड्स, आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर रिसीव होता है, राइट। आपका जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ, आप बैंक के पास जाओगे कि मुझे ये गुड्स एक्सपोर्ट करना है इस पर्सन को, इतनी क्वांटिटी इतनी देर तक मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है एंड मुझे इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो जब एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी होता है एंड उसके अगेंस्ट आप बैंक के पास जाते हो कि मुझे ये चीज सेल करनी है एंड इसके लिए मुझे फाइनेंस चाहिए, तो वो आपका पैकिंग क्रेडिट बन जाता है, राइट। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले आपके पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए। यू शुड बी अ रेगुलर एक्सपोर्ट, यू शुड बी रेगुलर डीलर इन द एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। आईईसी क्या होता है कोड, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो वहां पे आपको कस्टम की तरफ से कोड अलॉट होता है, दैट कोड यू शुड बी हैविंग विद यू। नाउ नेक्स्ट इज दैट यू शुड नॉट बी इन द क्वेश्चन लिस्ट ऑफ आरबीआई, आपने कुछ ऐसे डिफॉल्ट नहीं करे होना चाहिए कि आप आरबीआई ने आपका नेम ही क्वेश्चन लिस्ट में कर दिया। नाउ दिस डिफॉल्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप रिलेटेड टू फाइनेंस, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट करा तो ऑब्वियसली फाइनेंस नहीं मिलेगा। थर्ड आ जाता है कि आप ईसीडीसी की कोई स्पेसिफिक लिस्ट में नहीं आना चाहिए। नाउ व्हाट इज ईसीडीसी, ईसीडीसी इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या होता है कि जो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर्सन, उनकी ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करती है, उनको पेमेंट की गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको किसी स्पेसिफिक लिस्ट में डाला हुआ है जहाँ पे इसने मना कर रखा है कि यहाँ भी इस पर्सन के साथ हम डील नहीं करेंगे बिकॉज ये डिफॉल्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपका इस तरह से आप किसी लिस्ट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए हो।
नेक्स्ट आता है ऑथराइजेशन फ्रॉम डीजीएफटी इफ गुड्स आर नॉट फ्रीली परमिसिबल फॉर ट्रेड अंडर एफटीपी। देखो, अगर आप जब जो भी गुड्स में आप डील कर रहे हो वो अगर फ्रीली अलाउड है फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तब तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर वो गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है तो उसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन स्टिपुलेटेड होती हैं दैट यू हैव टू टेक पर्टिकुलर परमिशंस। तो अगर आप रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में डील कर रहे हो तो आप जब फाइनेंस लेने जाओ तो मेक श्योर दैट यू हैव टेकन द रिक्वायर्ड परमिशंस। ओके, दीज वर द 4 रिक्वायरमेंट्स। जब आप फाइनेंस लेने जाओगे उससे पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। अब फाइनेंस लेने के लिए आपको कुछ एविडेंस देने पड़ते हैं बैंक को। तो उसमें क्या क्या है, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन लेके जाओगे बैंक के पास कि मैं ये शिपमेंट करने वाला हूँ इतने इतने टाइम पे, इस पर्सन को मैं गुड्स सेल करने वाला हूँ। आप बायर के बारे में बताओगे, आप अपनी कमोडिटी के बारे में बताओगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट सब कुछ, या जो भी बैंक के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप वो सब लेकर बैंक के पास जाओगे एंड आप बोलोगे कि हमें ये ट्रेड जो है फाइनेंस करवाना है, राइट। सेकंड, आप वो डिटेल के साथ एक कंफर्म्ड ऑर्डर लेकर जाओगे बैंक के पास कि जिस ऑर्डर या जिस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आप फाइनेंस मांगने जा रहे हो दैट शुड बी एन इररिवोकेबल ऑर्डर। आपके पास कंफर्म्ड ऑर्डर होना चाहिए, ये नहीं कि आज ऑर्डर है बैंक उसके बेसिस पे फाइनेंस कर दे, कल को आपका बायर ही मुकर जाए, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एन इररिवोकेबल ऑर्डर। या क्या हो सकता है, आप इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट भी लेके जा सकते हो, बिकॉज आपके अगर आपको एलसी इशू हो गई है तो इट मीन्स कि बायर विल पे एंड बायर विल कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो इररिवोकेबल ऑर्डर या इररिवोकेबल एलसी आपके पास होना चाहिए। थर्ड, ऑथराइजेशन इफ गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड। देखो, अगर गुड्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तो आपने ऑथराइजेशन आपको लेनी पड़ेगी। अब आपने अगर वो ऑथराइजेशन ले ली है तो वो ऑथराइजेशन भी आप साथ में बैंक को डिपॉजिट कराओगे जब आप फाइनेंस लेने जाओगे। अब ऑर्डर जो आप लेके जाओगे उसमें क्या क्या डिटेल हो सकती है, बायर का नेम हो सकता है, गुड्स क्वांटिटी, वैल्यू, पेमेंट कब होगी, वो। नेक्स्ट, कौन कौन एलिजिबल है फॉर पैकिंग क्रेडिट, या पैकिंग क्रेडिट के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले, जो पर्सन फाइनेंस लेने जा रहा है ऑर्डर जो है उसके नेम पर ही होना चाहिए। सेकंड, वो पर्सन डायरेक्ट एक्सपोर्टर नहीं भी है तो भी चलेगा। अगर वो पर्सन क्या है, ही इज अ थर्ड पार्टी जिसको एक्सपोर्टर ने आउटसोर्स करा है। कभी कभार क्या होता है कि एक मुझे ऑर्डर मिला कोई गुड्स एक्सपोर्ट करने का, लेकिन मेरे पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक थर्ड पर्सन को आप क्या कर सकती हूँ, आउटसोर्स कर सकती हूँ कि ये एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए आप मेरे गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करो। तो वो थर्ड पर्सन जो है जिसको मैंने आउटसोर्स करा है वो भी एलिजिबल हो जाता है फॉर पैकिंग क्रेडिट। ओके। थर्डली, इट कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। हाँ, कभी क्या हो सकता है कि एक एक्सपोर्टर की जगह 3-4 एक्सपोर्टर हो सकते हैं जिन्होंने क्या करना है, गुड्स को सेल करना है, तो वो 3-4 पर्सन क्या है आपस में पैकिंग क्रेडिट शेयर कर सकते हैं, जो भी है उनका पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन है उसको फुलफिल करने के लिए, राइट। तो दीज वर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पैकिंग क्रेडिट। अब इस क्रेडिट में क्वांटम ऑफ फाइनेंस कैसे डिसाइड होता है। क्वांटम ऑफ फाइनेंस क्या होता है कि कभी भी आप बैंक से फाइनेंस लेने जाते हो, अगर आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, कभी भी 1 लाख रुपए नहीं मिलते, हमेशा बैंक जो है कुछ सेफ्टी मार्जिन लेके चलता है, राइट, कि आप इतने पैसे तो कम से कम खुद लाओ, राइट। वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मार्जिन, सबसे पहली बात, जो पैकिंग क्रेडिट है इट्स अ नीड बेस्ड फाइनेंस। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है फॉर अ ट्रांजेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग की आपकी जितनी कॉस्ट लगने वाली है, बैंक जो है उसी हिसाब से फाइनेंस करेगा ट्रांजेक्शन को। तो इट्स अ नीड बेस्ड फाइनेंस। एंड सेकेंडली, जो मार्जिन बैंक डिसाइड करेगा उसकी परसेंटेज किसके ऊपर होगी, नेचर ऑफ द ऑर्डर के ऊपर। नेचर ऑफ ऑर्डर में वो क्या देख सकते हैं कि यहाँ आपके पेमेंट टर्म्स क्या है, आपकी ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कितनी डीलिंग है, पेमेंट की कितनी गारंटी है, गुड्स कैसे हैं, गुड्स कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हैं गुड्स में से पैसे, या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रेड कर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर भी पाएगा या नहीं। ये सारी चीजों को देखते हुए बैंकिंग मार्जिन डिसाइड करते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो हम 80% फाइनेंस कर देंगे, हम 70% फाइनेंस कर देंगे। तो वो मार्जिन जो है वो बैंक इन फैक्टर को कंसिडर करके डिसाइड करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज की प्री शिपमेंट फाइनेंस के स्टेजेस क्या क्या है। स्टेजेस में क्या आ जाता है कि जब भी एक लोन का पूरा प्रोसेस होता है तो उसमें
क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आप लोन अप्लाई करने जाओगे बैंक के पास, आप अपनी एप्लीकेशन दोगे, बैंक आपका लोन जो है वो सैंक्शन करेगा। सैंक्शन करने के बाद लोन की डिसबर्समेंट होती है, जो हमने आपको कह दिया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, देन उसको हम स्टेजेस में या कैसे भी आपको पैसे वो डिसबर्स करते हैं। देन लोन का फॉलो अप होता है कि आप अपना पार्ट ऑफ द डील कंप्लीट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कुछ डिफॉल्ट ना कर दो, वो फॉलो अप लेते हैं। Then there is liquidation. Liquidation is basically the repayment or completing of the uh, transaction, right? आप अपने लोन को रीपे कर रहे हो। एंड एट लास्ट अगर कुछ ओवरड्यू होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इन द पैकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज अप्रेजल एंड सैंक्शन ऑफ लिमिट। जो आप लिमिट लेने जा रहे हो फ्रॉम द बैंक फॉर फाइनेंस, राइट, उसमें सबसे पहले बैंक क्या देखेगा आपका कि पर्पस क्या है लिमिट लेने का। एक्सपोर्ट के लिए आप लिमिट ले रहे हो, तो क्या मतलब ये बेसिकली बैंक कह देता है कि आपका लिमिट स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंस होता है ये। तो फर्स्टली जो हमारा पैकिंग क्रेडिट है दैट इज अ स्पेसिफिक पर्पस वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज की क्रेडिट के लिए आपकी कॉस्ट कौन कौन सी एलिजिबल है, मींस किस किस कॉस्ट के लिए बैंक आपको फाइनेंस करेगा। तो जो भी शिपमेंट से पहले आपकी कोई भी कॉस्ट लगनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस की कॉस्ट हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट आपकी शिपमेंट से पहले अगर लगनी है तो वो बैंक जो है फाइनेंस कर देगा आपका पैकिंग क्रेडिट में इन प्री शिपमेंट फाइनेंस। ओके, नाउ बैंक जब आपका फाइनेंस करेगा तो बैंक ड्यू डिलिजेंस कैरी करता है, राइट। बैंक देखते हैं कि जिस पर्सन को मैं पैसे देने लगा हूँ उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी भी है, या वो पर्सन अपना एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर भी पाएगा। नाउ इन ट्रेड फाइनेंस बैंक टेक्स एडिशनल स्टेप, बैंक बायर को भी जो है स्क्रूटनाइज करता है कि बायर कल को ट्रांजेक्शन की पेमेंट कर पाएगा या नहीं। बिकॉज मैं फाइनेंस कर रही हूँ एक्सपोर्टर को, लेकिन मुझे रीपेमेंट कहाँ से आनी है, जब इम्पोर्टर पे करेगा। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इम्पोर्टर है वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बैंक कैरीज इट्स ड्यू डिलिजेंस। नाउ जब फॉरेन के बायर के ऊपर आपको करनी होती है ड्यू डिलिजेंस, तो उसमें रिपोर्ट्स निकालनी काफी मुश्किल हो जाती है। बिकॉज जब एक्सपोर्टर का आप कर रहे हो, एक्सपोर्टर क्या है, बैंक की कंट्री में है, बैंक नोज दी सोर्सेज कि मुझे कहाँ कहाँ से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। गवर्नमेंट का डाटा अवेलेबल होता है, काफी ज्यादा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं एक्सपोर्टर को फाइनेंस करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमें बायर की भी क्रेडिट वर्दीनेस देखनी है, तो वो हम कैसे देखेंगे, हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लाइक ईसीजीसी। वो क्या करता है, वो जो भी फॉरेन बायर्स हैं उनके ऊपर डिटेल बना के रखता है। या क्रेडिट मॉनिटरिंग कंपनीज होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, राइट। हम उनकी रिपोर्ट्स देखकर देख सकते हैं कि ये पर्सन की क्रेडिट वर्दिनेस क्या है। ओके, सो ये होगी जब बैंक ने लिमिट आपको सैंक्शन करनी है, उससे पहले क्या क्या चीजें बैंक देखेगा ना। कुछ और चीजें देखेगा कि बैंक अप्रूव करने से पहले लिमिट को बैंक कौन कौन से फैक्टर देखेगा। रेपुटेशन ऑफ द एक्सपोर्टर, जिस पर्सन को मैं एक्सपोर्ट फाइनेंस कर रही हूँ, बैंक जो फाइनेंस कर रहा है, उस पर्सन की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, वो लोगों से पैसे लेके वापस करता भी है या नहीं, वो अपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता भी है या नहीं, मार्केट में उसकी इमेज कैसी है। इमेज बहुत मैटर करती है, राइट। तो वो एक्सपोर्टर की रेपुटेशन को देखता है बैंक। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी हुई है या नहीं करी हुई। कई बार अब अगर मान लो बैंक जो है फाइनेंस कर देता है ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्टर सारी कंडीशंस फुलफिल कर देता है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर देता है, शिपमेंट कर देता है, लेकिन उसके गुड्स रिस्ट्रिक्टेड थे एंड उसने अप्रूवल ही नहीं लिया हुआ था फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, उसकी ट्रांजेक्शन ही नहीं कंप्लीट हो पाएगी बिकॉज उसने अप्रूवल ही नहीं लिया फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी इस ट्रांजेक्शन में है वो सारी वो कंप्लीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। देन जिस कंट्री के साथ वो डील कर रहा है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में फ्रीली अलाउड है या नहीं। अगर फ्रीली नहीं अलाउड, देन क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो आपने अप्रूवल लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, ये सारी चीजें बैंक देखेगा। एंड अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इन सबसे, दैट I think that this transaction can be financed. The bank thinks that this transaction can be financed, and they will go ahead and they will sanction a limit. Limit जो फिर बैंक मार्जिन सेट करेगा उसके बेसिस पे वो सैंक्शन कर देंगे। अब जब लोन आप
पास कर देते हो कि हम आपको लिमिट देने के लिए रेडी हैं, तो उसमें ये नहीं होता कभी भी कि जितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है वो सारी एक साथ चली जाएगी। आपको स्टेजेस में अलाउ किया जाएगा कि आपकी फर्स्ट स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी अगर इतनी कॉस्ट लगनी है तो बैंक उस हिसाब से ही आपको परसेंटेज आपको अलाउ करेगा उस टाइम में। एंड वहां पर भी अगर आपने अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है तो वो क्या होगा, सीधा आपकी लिमिट वाले बैंक से चेक्स वगैरह पे होंगे सप्लायर को। ओके, तो स्टेजेस में बैंक डिसबर्स करता है लोन, कभी भी लमसम अमाउंट पे नहीं करता, राइट। एंड डिसबर्समेंट से पहले बैंक विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हमें जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो जिनके अगेंस्ट आप हमसे फाइनेंस ले रहे हो इन पार्ट्स, राइट, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी कंडीशंस को मीट कर रहे हैं नहीं कर। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट। रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट क्या होता है? नॉर्मल पैकिंग क्रेडिट में हम एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट हमें फाइनेंस मिलता है, हमें बैंक को दिखाना पड़ता है कि हमारे पास ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट आप हमें फाइनेंस दे दो। अब कभी कभार क्या होता है कि एक्सपोर्टर जिन गुड्स में डील कर रहा है वो गुड्स का नेचर क्या है, दे आर सीजनल इन नेचर। सीजनल नेचर के गुड्स में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो गुड्स ऑफ सीजन में मैन्युफैक्चर करता है, एंड जब गुड्स का सीजन होता है वो तब जाके सेल करेगा। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट चाहिए, तो जब वो पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा होगा उसके पास कभी भी ऑर्डर नहीं होगा, तो बैंक उस केस में एक एक्सेप्शन दे देता है कि आपके पास ऑर्डर नहीं भी है लेकिन हम आपको फिर भी रनिंग फैसिलिटी देते हैं, बिकॉज आपके गुड्स का नेचर क्या है, सीजनल है, एंड आप इनको एक्सपोर्ट करोगे। तो वहां पे बैंक विदाउट ऑर्डर भी उनको एक फैसिलिटी देता है, दैट इज कॉल्ड रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट। ओके, नॉर्मली सीजनल गुड्स के केस में ये होता है ना। ये हो गए डिसबर्समेंट के टाइप। अब फाइनेंस का क्वांटम क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में बैंक फाइनेंस करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ द गुड्स। जो आप गुड्स सेल करने वाले हो उसकी एफओबी वैल्यू क्या है, आपकी फॉरेन करेंसी में वैल्यू क्या है, एंड उन गुड्स की डोमेस्टिक मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है। उनमें जो भी लोअर होता है बैंक उस चीज को फाइनेंस कर देता है। अब फाइनेंस करते वक्त बैंक जो इंश्योरेंस और फ्रेट की कॉस्ट को नहीं कंसिडर करता है, बिकॉज वो शिपमेंट वाले पार्ट में हो जाते हैं, तो वो कॉस्ट आपकी कंसिडर नहीं करी जाती। बाकी चीजें हमने जैसे डिस्कस करा कि डिसबर्समेंट स्टेजेस में होएगी, एंड पेमेंट जो है डायरेक्टली बैंक के थ्रू आपको सप्लायर्स को करी जाएगी। अब इस फाइनेंस की टर्म क्या होती है, ये बैंक अपनी जजमेंट के बेस के ऊपर डिसाइड करता है कि ये कोई भी ट्रांजेक्शन है वो कितने पीरियड में कंप्लीट हो सकती है। लेकिन कभी भी बैंक जब फाइनेंस देगा तो मैक्सिमम कितनी देर का देगा, एक बार में 180 डेज का देगा कि आप इतनी देर में ट्रांजेक्शन कंप्लीट करो। अगर 180 डेज में आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो बैंक आपको एक एक्सटेंशन दे देगा 90 डेज का, कि कोई बात नहीं हम आपको 90 डेज और देते हैं अगर बैंक सेटिस्फाई होता है। एंड वो 90 डेज के बाद भी एक फर्दर 90 डेज का आपको मिल जाता है फाइनेंस। तो आपके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 180 प्लस 90 प्लस 90, टोटल आपको 360 डेज का फाइनेंस बैंक कर देता है। अब अगर ये 360 डेज में आप पे नहीं कर, आप अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो जो भी पैकिंग क्रेडिट के अंदर आपको एडवांटेजेस थे वो आपके जो है वो आप उनसे क्या हो जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। एडवांटेजेस के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। पैकिंग क्रेडिट क्या होता है? पैकिंग क्रेडिट में कंसेशनल रेट हमेशा मिलता है, बिकॉज पैकिंग क्रेडिट जो एडवांस है वो गवर्नमेंट आप कहती है बैंक्स को कि आप अब इनकी प्री शिपमेंट ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करो, कम रेट्स पे करो। बैंक गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करती है, तो उसमें क्या लगते हैं, कंसेशनल रेट लगते हैं। लेकिन अगर आप 360 डेज के अंदर भी आप अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करके बैंक को डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हो तो आप कंसेशनल रेट के लिए क्या हो जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। एंड आपकी स्टार्टिंग से ही, ट्रांजेक्शन की स्टार्टिंग से ही आपके ऊपर नॉमिनल रेट लग जाता है। मीन्स अगर आपने मान लो 360 डेज की लिमिट है एंड कंसेशनल रेट है 5% एंड नॉर्मल रेट है 10%। ओके, अगर मैंने 360 डेज के कम में, लाइक मान लो 359 डेज में भी मैंने कंप्लीट कर दिया ट्रांजेक्शन को, तो मेरे ऊपर यही कंसेशनल रेट लगेगा फॉर 359 डेज। लेकिन मान लो मैंने 363 डेज कर दिए, 3 दिन मेरे बढ़ गए, तो मेरा ये कंसेशनल रेट क्या हो गया, मैं इससे डिस्क्वालीफाई होगी, मुझे अब नॉर्मल रेट पे करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल रेट ये नहीं है कि डिफॉल्ट के 3 दिन के ऊपर लगे, आपके पूरे क्रेडिट के पीरियड के ऊपर ही आपको अब नॉर्मल रेट लग जाएगा। ये लाइन का ये मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिले एडवांस विल सीज टू क्वालिफाई फॉर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टू द एक्सपोर्टर एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग जो है आपका
नेक्स्ट, जब भी बैंक डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसमें वो बायर की डिटेल, कमोडिटी की डिटेल, गुड्स की वैल्यू, गुड्स की क्वांटिटी, पैसे कब तक आएंगे, क्रेडिट टर्म्स, ये सारी चीजें बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स में से चेक करता है। इसके अगला स्टेज है इन पैकिंग क्रेडिट, दैट इज फॉलो अप ऑफ द क्रेडिट। अब फॉलो अप में क्या है, पैकिंग क्रेडिट, क्योंकि हम स्टॉक के ऊपर फाइनेंस कर रहे हैं, कि हम स्टॉक को मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइनेंस दे रहे हैं, तो इस केस में स्टॉक हमेशा हाइपोथिकेटेड होता है। तो हाइपोथिकेटेड स्टॉक क्या हो गया, बैंक की प्रॉपर्टी बन जाता है, बिकॉज बैंक उस चीज को इंश्योर करना चाहता है कि वो अच्छी कंडीशन में है भी या नहीं। तो बैंक स्टॉक स्टेटमेंट्स मंगवाता है फ्रॉम दी एक्सपोर्टर, कि आप मुझे क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट भेजो, आप मुझे मंथली स्टॉक स्टेटमेंट भेजो, जो भी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बैंक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि इस फ्रीक्वेंसी में मुझे जो है स्टॉक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, कि आपने कितना स्टॉक प्रिपेयर कर लिया है, रॉ मटेरियल कितना परचेज करा है, फिनिश्ड गुड्स कितना परचेज है आपके पास, वो सारी स्टेटमेंट बैंक मांगता है। बैंक क्या कर सकता है, अपने ऑथराइज डीलर के थ्रू स्टॉक ऑडिट भी करवा सकता है, दैट इज फिजिकली इंस्पेक्ट द स्टॉक, कि आप जो हमें स्टेटमेंट में भेज रहे हो उतना स्टॉक आपके पास पड़ा भी है या नहीं, जो आप स्टॉक बना रहे हो वो आप उसको अच्छी कंडीशन में रख भी रहे हो या नहीं रख रहे हो। तो बैंक इस तरह से फॉलो अप लेता है, ताकि कल को अगर उसको रिकवर करना पड़ जाए तो बैंक जो है सेफ रहे हमेशा। नेक्स्ट स्टेप इज द लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंस। लिक्विडेशन क्या होता है, रीपेमेंट करना। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करा कि लिक्विडेशन कब होएगी, जब इम्पोर्टर पे करेगा। तो लिक्विडेशन will happen with the proceed of the shipment. Okay, now liquidation अगर शिपमेंट की प्रोसीड से नहीं भी हो रही, तो जो गवर्नमेंट से रिसीवेबल है हमारे, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल हो गया, ऐसे रिसीवेबल है अगर गवर्नमेंट से, तो वहां से भी आपकी बैंक को जो है पेमेंट कर सकते हो फॉर दी फाइनेंस। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन आपका जो है लिक्विडेशन होता है। लाइक अगर आप अपने बैंक से 3 ट्रांजेक्शन फाइनेंस कराए हैं, ए बी एंड सी, लिक्विडेशन कैसे होगा, ए की प्रोसीड से ए लिक्विडेट होगा, बी की प्रोसीड से बी लिक्विडेट होगा एंड सी की प्रोसीड से सी लिक्विडेट होगा। तो इंटर लिक्विडेशन या सब्सटीट्यूशन अलाउड नहीं होता नॉर्मल केसेस में, लेकिन कभी कभार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी एंड बैंक अगर सेटिस्फाई होता है तो बैंक अलाउ कर सकता है कि अगर आपके मिस्टर एक्स से पैसे आने वाले हैं, वो हम कोई बात नहीं मिस्टर वाई वाली ट्रांजेक्शन में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि इस चीज की जरूरत है। That is, substitution of commodity or buyer is allowed in exceptional circumstances. बैंक लोन की लिक्विडेशन पर्सन के ईएफसी फंड्स या उसके लोकल फंड से भी किए जा सकते हैं। अगर उसका फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, वहां वाले फंड से भी वो पर्सन रीपे कर सकता है, या उसके उसके पास खुद के पास पैसे पड़े हैं उनसे भी रीपे कर सकता है। एंड देन रेट्स जो है, जब रीपेमेंट होगी, अगर आपने विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके रीपे कर दिया, तो आपके ऊपर कंसेशनल रेट लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ही नहीं कंप्लीट करी, आपने उसी में डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में आपके ऊपर मार्केट रेट ही लग जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो इन कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन, तो आपके ऊपर नॉर्मल रेट ही लगेगा। एंड द लास्ट पार्ट हियर इज, अगर ओवरड्यू हो जाता है, अगर आप विद इन टाइम आप पेमेंट नहीं करते हो, तो ट्रांजेक्शन क्या हो गया, ओवरड्यू हो गया। अगर आपने 360 डेज में करना था, आपने नहीं करा, देन ट्रांजेक्शन ओवरड्यू हो जाता है एंड बैंक उस केस में क्या करता है, अपने रिकवरी स्टेप्स जो है वो लेने स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रिगार्डिंग पैकिंग क्रेडिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, जब आपने गुड्स को सेल कर दिया, जब आपने गुड्स को पोर्ट पे भेज दिया, गुड्स आपके बायर के पास जाने के लिए रेडी हो गए हैं या भेज दिया आपने, उसके बाद कोई भी अगर फाइनेंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में पीरियड क्या कवर होगा आपका, पीरियड विल बी कवर्ड, दैट इज द शिपमेंट डेट टू रियलाइजेशन डेट। जब आपने शिप कर दिया एंड उसके बाद आपको जब अमाउंट रियलाइज होगी, उसके बीच वाला पार्ट जो है दैट इज योर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कवर्ड इज कि अगर आपको कुछ गवर्नमेंट से रिसीवेबल है, गवर्नमेंट से अगर आपके कोई भी रिसीवेबल्स हैं, तो वो भी आप उसके अगेंस्ट पे आपको एडवांस मिल सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पार्ट इज पर्पस ऑफ फाइनेंस। पर्पस क्या है, जिस जिस पार्ट के लिए आपका रियलाइजेशन पीरियड होएगा, लाइक आपने एक गुड्स को सेंड कर दिया एंड उसके बाद आपको पैसे रिसीव होने हैं, इसके बीच में जितना भी पीरियड है,
उस पीरियड को कवर करना, उस पीरियड के दौरान आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हो, आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हो, तो उस पीरियड को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कर सकते हो। बिकॉज बायर को तो हो सकता है आपने क्रेडिट पीरियड कुछ उसके साथ अग्री कर लिया, तो तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है गुड्स शिप होने तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा ना कि आपके पैसे आएंगे उसके बाद। तो उस पीरियड को कवर करने के लिए आप फाइनेंस ले सकते हो। इसमें डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आपको फाइनेंस मिल सकता है कि जब आपने एजेंसीज को गुड्स भेज दिए एंड उससे जब आपको पैसे मिलेंगे उसके बीच वाला पीरियड करने कवर करने के लिए भी आप फाइनेंस बैंक से ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ फाइनेंस। बैंक किस बेसिस पे फाइनेंस देगा कि आपने गुड्स एक्चुअली शिप करे होने चाहिए, बिकॉज अगर गुड्स शिप करे हैं देन ओनली इट विल बी कॉल्ड पोस्ट शिपमेंट, राइट, अदरवाइज इट विल बी प्री शिपमेंट। तो द ओनली बेसिस दैट बैंक नीड इज कि प्रूफ कि तुमने गुड्स एक्चुअली शिप करे हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म। इट कैन बी सिक्योर्ड और इट कैन बी अनसिक्योर्ड। हाउ विल इट बी सिक्योर्ड? सिक्योर्ड होगा अगर कोई भी फंड इसकी बैकिंग कर रहा है। नाउ बैकिंग कैन बी डन बाय एनी फंड, लाइक एलसी भी बैकिंग कर सकती है या कोई और तरह की फॉर्म हो सकती है ऑफ बैकिंग। तो अगर कुछ भी बैकिंग है इसकी, कोई टेंजिबल सिक्योरिटी की बैकिंग हो सकती है, देन इट इज कॉल्ड सिक्योर्ड फाइनेंस। अनसिक्योर्ड कब होगा? जब बैंक की आप मेयर गारंटी के बेसिस के ऊपर आप फाइनेंस कर रहे हो, किसी गारंटी के बेसिस के ऊपर, या अनड्रॉन बैलेंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर आप फाइनेंस कर रहे हो, तो देन ऑल्सो इट विल बी अनसिक्योर्ड फाइनेंस। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनड्रॉन बैलेंस? ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की एलसी है, ओके। इसमें से आप सिर्फ 90,000 ही क्या करवा रहे हो, फाइनेंस करवा रहे हो बैंक से, आप इतना अमाउंट ही ड्रॉ करवा रहे हो। नाउ द डिफरेंशियल अमाउंट दैट इज 10,000, दिस इज व्हाट, दिस इज द अनड्रॉन अमाउंट। एंड इस अमाउंट के ऊपर भी आपको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मिल सकता है। नाउ द वन थिंग अबाउट दिस अनड्रॉन बैलेंस इज कि ये कब छोड़ा जाता है, इसका पर्पस क्या है ये अमाउंट छोड़ने का, कि अगर इन फ्यूचर कोई भी गुड्स में क्या हो जाता है, गुड्स को कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ प्राइस का डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी इंपोर्टर को चीज नहीं पसंद आती है एंड उसके लिए मुझे अपना प्राइस एडजस्ट करना पड़ेगा, उस मार्जिन को छोड़ने के लिए एक्सपोर्टर क्या करते हैं, सारी अमाउंट नहीं ड्रॉ करते, वो कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द अनड्रॉन बैलेंस। एंड इस अनड्रॉन बैलेंस के ऊपर अगर बैंक फाइनेंस करके दे रहा है तो इसे अनसिक्योर्ड लो अनसिक्योर्ड फाइनेंस कहते हैं। ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि अनड्रॉन बैलेंस है तो सही, लेकिन फिर भी हम अनसिक्योर्ड उस चीज को क्यों कह रहे हैं? रीजन क्या है कि अगर इंपोर्टर को एक्चुअली, नाउ दिस इज अ कंटिजेंट बैलेंस, राइट, कि अगर तो इंपोर्टर को नहीं कंडीशन पसंद आई तो वो इस चीज को यूज कर लेगा, बट अगर उसको पसंद आ गई देन इट विल नॉट बी यूज, राइट। तो अगर उसने एक्चुअली इस चीज को यूज कर लिया, उसने 10,000 रुपए का डिफरेंस निकाल दिया एंड यू हैव टू एडजस्ट दैट, तो ये अमाउंट तो वहां यूज हो जाएगी, तो बैंक का गारंटी वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बैंक का गारंटी वाला पार्ट अगर स्टेबल नहीं है, तो इस रीजन से अगर अनड्रॉन बैलेंस के ऊपर आपको कोई फाइनेंस देता है बैंक, तो उसे भी अनसिक्योर्ड फाइनेंस ही कंसिडर करा जाता है, ना कि सिक्योर्ड फाइनेंस कंसिडर करा जाता है, ओके। एंड जो ये फाइनेंस होता है, विच वन, द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इंपोर्टर आपका पे करेगा, बैंक विल एडजस्ट दैट अमाउंट फॉर योर फ्रॉम योर लोन एंड देन इट विल पे यू बैक इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट, ओके। अगर कुछ अमाउंट बचती है तो वो आपको पे कर देगा, तो इसलिए ये सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ फाइनेंस, कितनी अमाउंट तक लोन दिया जाएगा। सबसे पहला, मैक्सिमम कितना तक जाएंगे, जितनी अमाउंट के गुड्स हैं, बिकॉज गुड्स से ज्यादा वैल्यू का फाइनेंस देने का कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। तो फर्स्ट इज कि जितनी अमाउंट के आपके गुड्स हैं उतने तक का आपको फाइनेंस बैंक मैक्सिमम दे सकता है। सेकंड, अगर आपके कोई प्राइस डिफरेंस के अगेंस्ट गवर्नमेंट से स्कीम से कुछ रिसीवेबल है, उसके अगेंस्ट भी बैंक आपको फाइनेंस दे सकता है ना। प्राइस डिफरेंस के अगेंस्ट रिसीवेबल क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है किसी कमोडिटी का 200 एंड इन डोमेस्टिक मार्केट द प्राइस इज 250। नाउ any wise business person will not sell the goods in international market, okay, and
गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये प्रोडक्ट का हमारा एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर को बोलेगी कि आप इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करो, जो 50 रुपीज का या 50 का डिफरेंस है ये हम आपको क्या करेंगे, हम आपको रिकवर करवा देंगे थ्रू इंसेंटिव, थ्रू एनी स्कीम, ये हम आपको पर्सनली पे कर देंगे। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई गारंटी लेती है ऑन प्राइस डिफरेंस, तो उस रिसीवेबल के अगेंस्ट भी बैंक क्या कर सकता है, उतनी अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइस डिफरेंस जो कि गवर्नमेंट से रिसीव होना है, बैंक क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट आपको फाइनेंस दे सकता है। ओके, सो दिस विल ऑल्सो द क्वांटम ऑफ फाइनेंस, कि आपका अगर प्राइस डिफरेंस का कुछ रिसीवेबल है तो हो सकता है बैंक सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल अमाउंट तक का ही आपको फाइनेंस दे। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने अभी ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करा दैट अनड्रॉन बैलेंस कैन ऑल्सो भी used for finance. Next, बैंक कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं। नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स विल डिपेंड ऑन बैंक्स पॉलिसी एंड कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस, राइट। तो इसके बाद आ जाता है पीरियड ऑफ फाइनेंस, कितनी पीरियड के लिए बैंक फाइनेंस करेगा। हमने डिस्कस करा कि गुड्स को शिप करने से लेकर पैसे जब इंपोर्टर से हमें रिसीव होने हैं उसके बीच का पीरियड हम कवर करना चाहते हैं, तो दैट इज क्लियर कि पीरियड क्या है, फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स टिल द रिकवरी ऑफ अमाउंट फ्रॉम दी बायर। ओके, नाउ हो सकता है कि कुछ क्रेडिट पीरियड एक्चुअली बायर और सेलर के बीच में डिस्कस हुआ हो। मान लीजिए बायर और सेलर ने डिस्कस करा कि हम 30 डेज का क्रेडिट पीरियड लेके चलेंगे, तो बैंक सिर्फ उतने पीरियड के लिए भी फाइनेंस कर सकता है। तो पीरियड ऑफ क्रेडिट क्या हो सकता है, द डिफरेंस इन रियलाइजेशन टाइम और द अमाउंट, द टाइम पीरियड एक्चुअली एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड द बायर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आ जाती है, दैट इज ऑफ फेमा। फेमा एक्ट क्या कहता है कि आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप जो भी एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का, उसकी अमाउंट इंडिया में आपको रिपेट्रिएट करनी होती है। रिपेट्रिएट मीन्स इंडिया में अपनी अमाउंट को वापस लाना है एंड रियलाइज करना। तो 9 मंथ्स एक तरह से फेमा एक्ट ने आपके ऊपर मैक्सिमम लिमिट डाल दी कि 9 मंथ्स में तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके जो फाइनेंस कर रहे हो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, वो अगर आप कर रहे हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस के ऊपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक हमने डिस्कस करा था, राइट। दो तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, पेबल एट साइट या पेबल एट यूजेंस, राइट। अगर पेबल एट साइट वाले बिल के अगेंस्ट आपको फाइनेंस दे रहा है बैंक, तो उस केस में पीरियड क्या होगा, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, बिकॉज उसमें बैंक को फाइनेंस के लिए टाइम कौन सा कवर करना है। मान लो मैंने 10 अप्रैल को गुड्स शिप करे, मेरे गुड्स पहुंचने वहां पे बायर की कंट्री में 14 अप्रैल को, एंड बायर के पास मान लो पहुंच गए 15 अप्रैल को, प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड हमने बायर को दे दिया, तो मेरी रिकवरी होनी है ऑन 18 अप्रैल, राइट। तो इन 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच 8 दिन का जो गैप है, दिस इज द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। एंड अगर आपका बिल इज पेबल एट साइट और पेबल एट डिमांड, तो उस केस में बैंक कितने दिन के लिए या कितने पीरियड के लिए फाइनेंस करेगा, दैट विल ओनली बी द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, राइट। बट अब अगर यही मान लो यूजेंस बिल होता है कि उसको 15 अप्रैल को डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे, उसके बाद मैं उसको 30 दिन अलाउड करने वाला हूँ एज अ क्रेडिट पीरियड, तो 15 अप्रैल के बीच में अगर मैं 30 दिन ऐड कर दूं तो मेरा रियलाइजेशन क्या डेट क्या निकल के आता है, 15 मई। तो इस केस में मेरा टोटल फाइनेंस पीरियड क्या हो जाएगा, 15 दिन मई के एंड 20 दिन अप्रैल के, सो माई टोटल फाइनेंस पीरियड विल बी ऑफ 35 डेज। तो इस तरह से हमारा पीरियड ऑफ फाइनेंस डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है। अगर साइट वाला है डॉक्यूमेंट पेबल एट साइट और पेबल एट डिमांड, देन योर फाइनेंस पीरियड विल बी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। बट इफ इट इज अ यूजेंस बिल, देन आपका क्या होगा, नॉर्मल जो आपका टाइम निकल के आता है, लेकिन उसमें हमने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी है। मैक्सिमम लिमिट क्या है कि आप 365 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते हो। एंड 365 डेज की लिमिट भी अगर आप यूज करनी चाहते हो तो बैंक को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों इतना टाइम क्यों लगेगा अमाउंट को रिकवर होने में, बिकॉज फैमा एक्ट क्या कहता है कि 9 महीने के अंदर आपको अमाउंट रिकवर करनी है। तो अगर उससे ज्यादा ले रहा है तो बैंक शुड टेक द जस्टिफिकेशन फ्रॉम द सेलर कि आपको इतना टाइम क्यों लगेगा अमाउंट को रिकवर करने में। ओके, so this is the credit period in case of normal finance, that is your payable at demand, or in case of usance where you provide a credit period to the buyer. Now नीचे इन्होंने यही चीज डिफाइन कर दी, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या है, जितना नॉर्मल टाइम लगता है टू द बायर एंड टू द बायर टू पे द अमाउंट, उसके बीच जो भी गैप आता है उस
टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। अब इफडाई ने कुछ प्रिस्क्राइब करा, दैट इज 25 डेज तक का आपका हम क्या क्या मान सकते हैं, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड मान सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पेमेंट, द पीरियड ऑफ फाइनेंस मीन्स आप जो फाइनेंस कर रहे हो वो कितनी देर के लिए बैंक फाइनेंस करेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज कि अगर आपकी डेफर्ड पेमेंट है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि आपको पेमेंट जो है इन इंस्टॉलमेंट्स रिसीव होने वाली है, राइट, कि कुछ पार्ट आ जाएगा, कुछ पार्ट 6 मंथ्स के बाद आ जाएगा, तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा to provide finance against that kind of receivable. Okay, so these are the features of post shipment finance. And next topic is कि जो हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कर रहे हैं वो किस किस टाइप का हो सकता है। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के गुड्स आप फाइनेंस करते हो एंड उस केस में किस किस पर्सन को हम फाइनेंस करते हैं दी अमाउंट। ओके, फर्स्ट इज द फिजिकल एक्सपोर्ट। फिजिकल एक्सपोर्ट मीन्स जिसमें आप गुड्स को एक्चुअली बाहर भेज रहे हो, उस केस में गुड्स फाइनेंस किसके नाम पे होंगे, इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को मिलेगा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। नेक्स्ट आया था डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब आप गुड्स एक्चुअली फॉरेन कंट्री में नहीं भेज रहे हो, आप किसी डेजिग्नेटेड एजेंसी के भेज रहे हो, तो उस केस में द सप्लायर टू द डेजिग्नेटेड एजेंसी, उस सप्लायर के नाम पे आप पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मिल सकता है। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट आप बाहर बना के भेज रहे हो या आप कुछ कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में फाइनेंस भी आपको मिल सकता है। नाउ इन दिस केस समटाइम्स ओवरसीज बायर के नेम पे फाइनेंस हो सकता है एंड अमाउंट जो है डायरेक्टली उसको दे दी जाएगी एक्सपोर्टर को, बट फाइनेंस किसके नाम पे हुआ है, द बायर, इन द नेम ऑफ द बायर, मींस रीपे बायर करेगा खुद बैंक को। नेक्स्ट आया था बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट इज सिमिलर एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड अबव कि क्रेडिट किसको दे रहे हैं, बायर को दे रहे हैं टू फाइनेंस हिज परचेज एंड अमाउंट किसको मिल जाएगी, डायरेक्टली एक्सपोर्टर को मिल जाएगी। एंड बायर क्रेडिट किस क्यों दिया जाता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे एक्सपोर्टर का बिजनेस प्रमोट हो, तो वो क्या करते हैं, उनके फॉरेन बायर को वो खुद फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड बायर्स क्रेडिट। नेक्स्ट है सप्लायर्स क्रेडिट। सप्लायर्स क्रेडिट क्या है कि इस केस में गवर्नमेंट नहीं फाइनेंस कर रही है, सप्लायर जो खुद बायर की परचेज को फाइनेंस कर रहा है कि आप अब मेरे से गुड्स खरीद रहे हो एंड मैं आपको क्रेडिट देने को तैयार हूँ, दैट इज कॉल्ड सप्लायर्स क्रेडिट। सो दीज वर द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस दैट आर देयर एंड उस केस में किस किस पर्सन को फाइनेंस मिलता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज किस किस टाइप के पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होते हैं।